मैं डॉक्टर सविता घना आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास के आधार पर मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप तैयार हैं? तो पूछूं? चलिए। प्रश्न नंबर 1, बचेंद्री पाल को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? प्रश्न नंबर 2, बचेंद्री पाल को ध्वज जैसा क्या लगा? मुझे विश्वास है आप सभी को उत्तर पता है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा भाग 2। लेखिका यहाँ पर कहती हैं, जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। तेनजिंग कौन है? आप जानते हैं? तेनजिंग पहली बार एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। तेनजिंग नोर्गे। तेनजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया का अर्थ है अनुभवहीन हूँ। मुझे अनुभव नहीं है, पहाड़ चढ़ने का जो अनुभव है मुझे कम है, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। पंद्रह मई 1984 का बुध पूर्णिमा के दिन मैं लौसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और भी व्यक्ति थे। लोफसांग, तसरिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। वहाँ की स्थिति का जो वर्णन कर रहे हैं नायलन के बने तंबू में कैंप 3 में लेखिका और साथ में और भी व्यक्ति थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। आपको पहले ही रेखिका बताई हैं कि लोहसे की बर्फीली ढलान पर तंबू बनाए गए हैं और वहाँ पर लेखिका रात को सोई हुई थी। तो लोहसे ग्लेशियर से एक बड़ा सा बर्फ का पिंड कैंप के ऊपर, टेंट के ऊपर गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज यानी बर्फ का पिंड, बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा, और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े बन गए थे। हिमखंडों यानी बर्फ के खंडों, बर्फ के टुकड़े। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी।
लोबसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु, मतलब थोड़ी भी देरी होने से सीधे मृत्यु मुख में जा सकते थे। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। ये देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है किस प्रकार जिनको चोटें लगी हुई थी उनको स्ट्रेचर, खुद के बनाए गए स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों, टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? मैंने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? मैंने कहा, नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोयल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। ये की, जय और मीनू बचेंद्री जी के साथ चढ़ाई कर रहे थे। की, जय, मीनू 3 सदस्यों के नाम हैं। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरकर नीचे जाने का निश्चय किया। जो 3 की, जय और मीनू अभी पहुँचे नहीं थे तो उनकी सहायता के लिए लेखिका एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरकर नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, कृतज्ञतापूर्वक यानी आभार मानते हुए, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का यानी आश्चर्यचकित रह जाना। उसने पूछा, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? एक बार आप कैंप 2 में पहुंच गए थे, फिर से नीचे आना, हमारी सहायता करना, ये बहुत जोखिम भरा कार्य है। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ या पीने वाली चीज़, जो जूस और चाय उनको कहते हैं पेय पदार्थ। पेय पदार्थ से की ने प्यास बुझाई,
लेकिन अपना किट बचेंद्री जी को ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और विस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। बर्फ पिघलाकर वहाँ पर चाय बनानी पड़ती है। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसीलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। ये अंगदोर जी जो हैं ये पहले भी शिखर पर जा चुके हैं, ये दूसरी बार जा रहे हैं और इस बार बिना ऑक्सीजन वे चढ़ाई करना चाहते हैं। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था, खतरा था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। उपस्कर यानी आरोही की आवश्यक सामग्री। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाव चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। दो घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वो हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसीलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी।
लाटू एक व्यक्ति है जो अंगदोर्जी और बचेंद्री जी को सहायता कर रहा था। जब उन्होंने ध्यान दिया कि बचेंद्री जी 4 लीटर ऑक्सीजन लेना चाहिए प्रति मिनट पर, प्रति मिनट पर 4 लीटर ऑक्सीजन लेना चाहिए और 2.5 लीटर ले रही थी, तो उन्होंने रेगुलेटर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिससे लेखिका को थोड़ा चढ़ाई जो है आसान लग रहा था। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वहाँ की विजिबिलिटी जो है, दिखाई देने की स्थिति जो है, शून्य तक आ गई थी। मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर, शंकु यानी जो पिक पॉइंट जो है, नोक जो है, एवरेस्ट के जो नोक चोटी, एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। आपको यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि लेखिका शिखर पर पहुंचकर क्या किया की, तो आपको लिखना है यहाँ पर, पहले उन्होंने खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। उसके बाद घुटनों के बल पर बैठ गई और सागर माथे को चुंबन किया। फिर बिना उठे ही अपने बैग में से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, उसको एक लाल कपड़े में लपेटा, फिर छोटी सी पूजा अर्चना करके बर्फ में दबा दिया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। रज्जू नेता, रज्जू का ऐसे अर्थ है रोप, परंतु यहाँ पर रोप मतलब जो दल जो है, जो एक रोप, एक सीरीज, जिस दल में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सदस्य थे, उन सारे सदस्यों के एक नेता जो है रज्जू नेता अंगदौर जी, उनके प्रति आदर भाव से मैं झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया। उन्होंने कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।